हेलो बच्चों, मेरा नाम दीपिका श्रीवास्तव है। आज मैं आपको ज्योग्राफी का नया टॉपिक रिवर्स ऑफ इंडिया या भारत की नदियों को पढ़ाने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। भारत की नदियों को हमने 3 भाग में डिवाइड किया है, यानी 3 पार्ट में बांटा। जैसे कि हिमालय से निकलने वाली नदियां, मध्य भारत की नदियां और दक्षिण भारत की नदियां, यानी हिमालयन रिवर्स, सेंट्रल रिवर्स और प्लेटियस रिवर्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हिमालयन रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम हिमालयन रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे। केवल हमने मैप का ऊपरी भाग ही बनाया है ताकि हम केवल आपको हिमालय से बहने वाली नदियों के बारे में समझा सकें। हिमालय से बहने वाली नदियां ज्यादातर ग्लेशियर से निकलती हैं, किसी न किसी ग्लेशियर या लेक से निकलती है। ग्लेशियर मतलब हिमनद से निकलती है या फिर किसी लेक से निकलती है, झील से निकलती है। ऊपर हिमालय की जो प्रमुख 3 नदियां हैं जो मानसरोवर लेक से निकलती हैं, यानी मानसरोवर झील से निकलती है। मानसरोवर झील आपने पढ़ा होगा, यह वर्तमान में तिब्बत में, जो कि अब चीन का पार्ट हो गया है, यहाँ हमारी मानसरोवर झील है। मानसरोवर झील से 3 भारत की प्रमुख नदियां निकलती हैं, जिनमें से सबसे पहली या सबसे प्रमुख नदी जो है वो है सिंधु नदी, जिसको हम इंडस बोलते हैं। सिंधु नदी जिसको इंडस बोलते हैं या इंडस रिवर बोलते हैं। ये नदी जो है ये सालों बाद ग्लेशियर से, यानी मानसरोवर लेक के पास एक जगह है, एक ग्लेशियर है सालोखाबाद, वहां से ये नदी निकलती है और तिब्बत की बात भारत में और भारत की बात ये पाकिस्तान में एंटर करती है और अरब सागर में गिर जाती है। इसकी कुल लंबाई की अगर हम बात करें तो लगभग 2900 किलोमीटर है। अगर हम बोले 2880 किलोमीटर या अप्रोक्सीमेटली 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर अप्रोक्स। ये जो नदी है ये इस भारत में लगभग 1100 किलोमीटर बढ़ती है और इसका बाकी हिस्सा पाकिस्तान में रहता है। ये नदी, इसकी प्रमुख सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास, श्योक, किशनगंगा आदि इसकी प्रमुख सहायक नदियां। यह अगर हम इसके बारे में बात करें तो इस पर एक प्रोजेक्ट भी बना हुआ है भारत का, जिसे हम बोलते हैं किशनगंगा प्रोजेक्ट। मानसरोवर लेक पे जो दूसरी नदी निकलती है सारी मानसरोवर लेकों में, मानसरोवर झील के पास से जो दूसरी नदी निकलती है उसका नाम है ब्रह्मपुत्र। ये चेम यूंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, जो वर्तमान में कहाँ पड़ता है, तिब्बत में, जो कि चाइना का पार्ट है। यहाँ पर इस नदी को लोग यारलुंग सांगपो या सांगपो नाम से जानते हैं। आगे चलकर जब ये भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है या एंटर करती है तो यहाँ के लोग इसे सांगपो या दिहांग नाम से जानते हैं। जब ये नदी असम में प्रवेश करती है तब इसको हम क्या बोलते हैं, तब इसको ब्रह्मपुत्र। जब ये असम में प्रवेश करती है तब इसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं। इसके बाद ये नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है। इसकी जो कुल लंबाई है वो भी 2900 किलोमीटर। इसकी जो कुल लंबाई है वो भी 2900 किलोमीटर।
जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो बांग्लादेश के लोग इसे जमुना कहते हैं, जमुना। अब इसके सारे नाम याद रखने हैं। ये सब किस ग्लेशियर से निकलती है? तो चेन योंगडोंग ग्लेशियर से निकलती है। या वहां के लोग यानी तिब्बत या चाइना के लोग इसको किस नाम से जानते हैं? तो सांगपो नाम से जानते हैं। इसके बाद जब ये हमारे अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो वहां के लोग इसे दिहांग या सांगपो कहते हैं। ब्रह्मपुत्र आसाम के लोग इसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं। और जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो वहां के लोग इसको जमुना के नाम से जानते हैं। आई होप इतनी बात क्लियर है। आगे चलते हैं। जो तीसरी नदी है वो है सतलुज। जो तीसरी नदी है वो है सतलुज। ये भी मानसरोवर झील के पास राकसताल से निकलती है। मानसरोवर झील के पास राकसताल से जो नदी निकलती है उसका नाम क्या है? सतलुज। ये लगभग 1100 किलोमीटर की लंबाई है। भारत में ये 1100 किलोमीटर करीब इसकी लंबाई। इस पर ये जो नदी है आगे जाकर सिंधु नदी में मिल जाती है। ठीक है। इसके अलावा जो सिंधु नदी है, जो सिंधु नदी तंत्र है, लगभग वो भारत में 5 प्रमुख नदियों से मिलकर बनता है। यानी भारत की लगभग 5 प्रमुख नदियां जो है वो आगे जाकर सिंधु नदी में मिल जाती है। वो कौन कौन सी नदियां हैं जो आगे चलकर सिंधु में मिलेगी, यानी जिनका पानी सीधा पाकिस्तान में मिलेगा? तो एक तो है झेलम, जो शेषनाग झील से निकलती है। शेषनाग से निकलती है और आगे जाके ये चिनाब नदी में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 724 किलोमीटर है। अब इसमें ऐसा क्या फेमस है? इसमें शिकारा, यानी कि जम्मू कश्मीर में जो नाव चलती है, हाउस बोट नाव, उनको शिकारा बोलते हैं। इस नदी की वो प्रमुख विशेषता, इस जो झेलम नदी है इसमें सबसे ज्यादा शिकारा वगैरह चलती है। इसके लिए वो फेमस है, टूरिस्ट के लिए फेमस है। आगे जाके चिनाब नदी में मिल जाती है। दूसरी जो प्रमुख नदी है वो है रावी, जो हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है और ये भी आगे जाके चिनाब में मिल जाएगी। रावी नदी, ये झेलम है, ये रोहतांग दर्रे से निकलती है और आगे जाके ये किसमें मिल जाएगी? चिनाब में। 724 इसकी कुल लंबाई। इसके बाद आती है चिनाब रिवर, जो लगभग ये भी हिमाचल के रोहतांग दर्रे के पास पीर पंजाब श्रेणी को काटते हुए निकलती है और आगे जाके ये सिंधु में मिल जाती है, चिनाब नदी। ये भी लगभग 1200 किलोमीटर भारत में रहती है। इसके बाद आती है ब्यास नदी। ये भी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है, चिनाब में मिल जाती है ब्यास। तो अगर हम बोले कि पाकिस्तान को जो पानी जाता है वो किन नदियों से जाता है, तो 6 नदियां हैं कुल मिलाकर। सिंधु को मिलाकर टोटल 6 नदियां हैं। पहली नदी है सिंधु, जो कि प्रमुख नदी है। उस नदी में 5 नदियां जाके मिल जाती हैं। ये पांचों नदियां पंजाब से होकर निकलती है, इसलिए पंजाब को पंजाब यानी 5 नदियों का समूह कहते हैं। कौन कौन सी 5 नदियां? झेलम, रावी, चिनाब, सतलुज और ब्यास। ये 5 नदियां आगे जाकर सिंधु नदी में मिल जाती हैं, सिंधु नदी तंत्र बनाती है। क्या इतनी बात क्लियर है? इसके बाद जो हम प्रमुख नदी पढ़ने वाले हैं वो है गंगा नदी। गंगा नदी अगर हम बोले, हमने बुक्स में पढ़ा है कि गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है, तो ये बात कई हद तक सही नहीं है, क्योंकि गंगा नाम से नदी नहीं ओरिजिन हुई है। गंगा की सहायक नदी भागीरथी नाम से और अलकनंदा नाम से नदियों का ओरिजिन होता है, यानी शुरुआत। गंगा नदी का जो प्रमुख ग्लेशियर जिसे हम गौमुख बोलते हैं,
उत्तराखंड के गौमुख से एक नदी निकलती है जिसे हम भागीरथी बोलते हैं। उत्तराखंड के गौमुख से नदी निकलती है जिसको हम कौन सी नदी बोलते हैं? भागीरथी नदी। इसके बाद बद्रीनाथ के पास से नदी निकलती है जिसका नाम है अलकनंदा। ये दोनों मिलकर देवप्रयाग, ये दोनों नदियां देवप्रयाग में मिल जाती हैं, तब इसको हम बोलते हैं गंगा। यानी अगर हम बोले कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है तो देवप्रयाग से होता है। यानी कि भागीरथी और अलकनंदा दोनों नदियां मिलकर देवप्रयाग में गंगा का निर्माण करती। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम आपको बताएंगे कि देवप्रयाग से पहले भी 4 प्रयाग और पड़ते हैं, यानी 5 प्रयाग मिलकर गंगा का निर्माण होता है। अगर हम बात करें कि सबसे पहला प्रयाग कहाँ बनता है तो अलकनंदा और धौली गंगा मिलकर विष्णु प्रयाग बनाती है। यानी कि अगर हम बोले गंगा का निर्माण अभी भी पूर्ण रूप से नहीं हुआ है, अभी पहले अलकनंदा का पूरी तरह से अलकनंदा नदी पूरी तरह से फ्लो में आएगी, इसके बाद वो भागीरथी से मिलेगी, तब जाकर गंगा का निर्माण होगा। यानी कि सबसे पहले अलकनंदा नदी धौली गंगा से मिलती है बद्रीनाथ के पास में ही, वहीं पर बनाती है सबसे पहला विष्णु प्रयाग। याद करने का भी, बद्रीनाथ में विष्णु भगवान है तो विष्णु प्रयाग। दूसरा प्रयाग बनाती है कर्ण प्रयाग या नंद प्रयाग। दूसरा प्रयाग क्या बनाती है? नंद प्रयाग। नंद प्रयाग मतलब जहां अलकनंदा नदी नंदाकिनी नदी से मिलती है वहां बनाती है नंद प्रयाग। इसके बाद कर्ण प्रयाग, जहां अलकनंदा आगे जब फ्लो होती जाएगी बद्रीनाथ नीचे आते हुए, आगे जाके अलकनंदा नदी जो पिंडा नदी से मिलती है तो वहां पर कर्ण प्रयाग बनाती है। चौथा प्रयाग जब अलकनंदा नदी केदारनाथ से बहती हुई मंदाकिनी नदी से मिल जाती है तो रुद्र प्रयाग बनाती है। और आखिर जाकर जब ये नदी देवप्रयाग में आती है तो वहां पर ये भागीरथी से मिल जाती है, तब जाकर ये गंगा। आई होप इतनी बात समझ में। गंगा का निर्माण 5 प्रयागों से होता है। पहला विष्णु प्रयाग, दूसरा नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देवप्रयाग। इस तरह से देवप्रयाग में गंगा जाके तो मतलब भागीरथी और अलकनंदा जाके गंगा का निर्माण करती है। इसके बाद जब ये नदी गंगा कहलाती है तो सबसे ज्यादा मैदानी क्षेत्र ऋषिकेश से होती है। इसके आगे काफी पवित्र स्थल बने हुए हैं, ऋषिकेश, हरिद्वार, इलाहाबाद, कानपुर, बहुत सारे ऐसे हमारे पवित्र स्थल यहाँ पे बने हुए हैं। तो जब ये मैदानी क्षेत्र यानी सबसे ज्यादा फैली हुई मैदानी क्षेत्र में आती है हरिद्वार। इसके बाद ये लगभग 5 राज्यों से होती हुई आगे जाकर बांग्लादेश में चला। आगे जाके कहाँ जाएगी ये? बांग्लादेश। इससे पहले जब ये बांग्लादेश में जाती है, इससे पहले इसकी एक धारा इससे अलग हो जाती है जिसे हम हुगली के। जब ये पश्चिम बंगाल के पास में आती है तो इसकी एक धारा इससे अलग हो जाती है, उस धारा को बोलते हैं हुगली, इसके किनारे कलकत्ता शहर बसा हुआ है। और बाकी धाराओं के साथ ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है। अब यहीं से जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। किसके साथ मिलकर? ब्रह्मपुत्र नदी के साथ मिलकर। गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों को संयुक्त रूप से नाम दिया गया है मेघना। देखो, गंगा नदी का निर्माण हम देवप्रयाग में मानेंगे। ये गंगा नाम से पूरे भारत में बहती है। इसकी एक धारा पश्चिम बंगाल में हुगली नाम से बहती है। इसके बाद जब ये बांग्लादेश में एंटर करती है तो यहाँ के लोग इसको पद्मा कहते हैं, पद्मा। और जब ये ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है तो इस संयुक्त धारा को हम मेघना कहते हैं। आई होप इतनी बात क्लियर है। मैं दोबारा रिपीट कर सकती हूँ कि गंगा नदी को अगर हम बोले कि गंगा नदी का निर्माण कैसे होता है तो हम बोलेंगे 5 प्रयागों से मिलकर गंगा का निर्माण होता है। फाइनली देवप्रयाग में आकर गंगा का पूर्ण रूप देखने को मिलता है। गंगा
जो है वो भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर इसको गंगा कहा जाता है। आगे जाके ये हरिद्वार में मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। इसके बाद ये हम बोलेंगे प्रयागराज में जाकर ये किससे मिल जाती है? अपनी सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना से मिल जाती है। अपनी सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना से मिल जाती है। इसकी जो कुल लंबाई है वो 25-25 यानी कि 2525 किलोमीटर है। 2525 किलोमीटर है। और जब ये पश्चिम बंगाल से बहती हुई जाती है तो इसकी एक धारा पश्चिम बंगाल में बहती है जिसको हम हुगली नदी से नाम से जानते हैं। आगे जाकर ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है जहां के लोग इसको पद्मा नाम से जानते हैं। जब आगे जाकर ये ब्रह्मपुत्र नदी से मिलन होता है जब इसका, तो इसको मेघना कहते हैं। और यही मेघना नदी दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा यानी सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। गंगा की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो है यमुना। यमुना लगभग 1425 किलोमीटर बहती है। यानी इसकी यमुना की जो कुल लंबाई है लगभग 1425 के अप्रोक्सीमेटली है, जो इलाहाबाद यानी प्रयागराज में जाके गंगा से मिल जाती है। इसके अलावा एक नदी और है जो कि प्रमुख नदियों में गिनी जाती है। आपने सुना होगा प्रयागराज में 3 नदियों का संगम है, गंगा, यमुना और सरस्वती। परंतु सरस्वती नदी हमें कहीं भी इस एरिया में देखने को नहीं मिलती है, परंतु उत्तराखंड के माना गांव में सरस्वती नदी का उद्गम जहां से होता है उसके 1 या 1.5 किलोमीटर की दूरी पर जाकर ही वहीं समाप्त हो जाती है। ये नदी पूरे भारत में नहीं मिलती है, यानी कहने का अर्थ है इसके सबूत कहीं और नहीं मिले हैं। परंतु कुछ हमारे ऐसे जो इतिहासविद हैं उनका कहना है, या जो पुरातत्वविद हैं उनका कहना है कि ये कहाँ मिलती है? राजस्थान के कुछ एरिया में इसके सबूत देखने को मिले। सरस्वती नदी केवल और केवल माना गांव उत्तराखंड में देखने को मिलती है। यमुना नदी जो है एकमात्र ऐसी नदी है जिस पर कोई भी डैम नहीं बना है। इस पर किसी तरह की कोई परियोजना यानी हम बोले मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट नहीं बनाए। अब हमने बात की हिमालयन नदियां की। हिमालयन नदियां सदा नीला होती है। सदा नीला दैट मींस इनमें हमेशा पानी भरा रहता है। ये बरसात के मौसम में इनमें ओवरफ्लो हो जाते हैं, कई बार इनमें बाढ़ जैसे हालात हो जाते हैं। गर्मियों के मौसम में भी इनमें पानी भरा रहता है। ग्लेशियर होने के कारण, इन पिघलने के कारण इनमें हमेशा पानी भरा रहता है। इसके अलावा कुछ प्रमुख नदियां और हैं जो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। आई होप आपको मेरी इतनी बात समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।